स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर। और इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र का जो क्लास 9th के लिए है उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। यानी हम लोग समझेंगे कि संसाधन जो है उसके रूप में लोगों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। मेरा नाम अजीत कुमार है और आप ऐसे ही बेहतर वीडियोस के लिए अभी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ किसी भी तरह का आप मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूं, तो इस पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारा मेरा जो है ऑफिशियल कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा जो है यूजर नेम है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म में ये जो संसाधन के रूप में लोग है इस पूरे किताब में यानी इस पूरे चैप्टर में माफ कीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है एक शॉर्ट समरी में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम पढ़ने की बात करें संसाधन के रूप में लोग, तो सबसे पहले ये तो आप जान ही गए होंगे कि जो भी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, जो चीज़ें हम किसी न किसी कार्य में प्रयोग करते हैं, वह सभी संसाधन है। और कोई भी व्यक्ति का मतलब लोग की बात कर रहे हैं, लोग भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज होता है, तो वह भी क्या है हमारे लिए संसाधन है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक कार आपको चलवानी है तो कार के लिए आपको ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी वे लोग हैं जो एक तरह का संसाधन है जो हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह का क्या हूँ, संसाधन हूँ। तो इस प्रकार से जो संसाधन है वह लोग यानी व्यक्ति यानी मानव भी एक तरह का संसाधन बन सकता है। लेकिन मानव को संसाधन कौन बनाता है? मानव को संसाधन उसकी गुणवत्ता बनाता है। और इसे हम कहते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। यानी कि जनसंख्या का गुणवत्ता जितना बेहतर होगा उतने ही बेहतर संसाधन बनते जाएंगे। अब जो जनसंख्या है ये कितना बढ़िया है, इसके लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि वह शिक्षा, उसके पास अच्छा शिक्षा है या नहीं है, और उसका स्वास्थ्य बेहतर है या नहीं है। मान लेते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं एक तरह का संसाधन हूं, क्योंकि मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं, किसी न किसी तरह से मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपके लिए मदद का काम कर रहा हूं। और मानव जब संसाधन बनता है तो वो कोई ना कोई कार्य जरूर करता है जिससे दूसरे लोगों को क्या होता है, भला होता है या दूसरे लोगों को सहायता पहुंचता है। अगर मैं शिक्षक हूं और मेरा जो शिक्षा का स्तर है वही कम रहेगा तो क्या मैं शिक्षक बन पाऊंगा? जी नहीं। यानी मेरे लिए शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरा साक्षर होना जरूरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं साक्षर हूं और बार बार अगर मैं बीमार पड़ जा रहा हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं आपको सही तरीके से शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा? क्योंकि मैं बार बार बीमार पड़ूंगा तो मैं खुद के तबीयत का ख्याल रखूंगा और इसके चलते आपकी भी पढ़ाई अटक जाएगी। इसलिए मेरा स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो ये जो है किसी भी मानव को अगर संसाधन बनाना है तो उसमें सबसे पहले शिक्षा डालिए और दूसरा है उसका स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए, तभी कोई मानव जो है बेहतर संसाधन बन सकता है। अब शिक्षा के लिए भारत में अलग अलग तरह के जो है योजना किया गया, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, दोपहर का भोजन स्कूलों में चालू किया गया, शिक्षा पर जो परिव्यय किया गया, साथ ही साथ स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमें जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा दर को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है आगे इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें जो है लोग लगे हुए रहते हैं। जैसे अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। कृषि में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कृषक काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। तो अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो हमें कृषि नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कृषि में काम करने वाले लोग भी हमारे लिए संसाधन है और इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या फिर हम इसे प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री मेरा द्वितीय जो है आर्थिक क्रिया में आता है। तो द्वितीय आर्थिक क्रिया में फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स या फैक्ट्री को चलाने वाले लोग जो हमारे लिए संसाधन बना रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, या धान से चावल बनाने का काम हो, या गेहूं से आटा बनाने का काम हो, या सरसों से सरसों तेल बनाने का काम हो, ये सभी किस में हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र में हो रहा है। तो ये सभी हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वे हमारे लिए संसाधन है। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें, परिवहन की बात करें, तो परिवहन यानी गाड़ी वगैरह किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मदद कर रहा है और इसमें लगे हुए लोग ये भी हमारे लिए मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परिवहन में लगे हुए लोग भी हमारे लिए संसाधन है।
अब कुछ ऐसे सामान हम बनाते हैं जिसे बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं, और कुछ ऐसे चीज बनाते हैं जो हमें खुद के प्रयोग करने के लिए बनाते हैं। तो जो बाजार में बनाते हैं, बाजार के लिए बनाते हैं, उसे हम बाजार क्रिया कहते हैं, और जो खुद के लिए बनाते हैं उसे हम गैर बाजार क्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों चीजें भी पढ़ेंगे, माफ कीजिए 5 चीज हो गया। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक को समझेंगे, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया को समझेंगे। वैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया के विषय में पूरे डिटेल से क्लास 10th का दूसरा चैप्टर में दिया गया इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप इसमें केवल परिभाषा दिया गया, तो अगर आप उसे और भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर वाला वीडियोज है वो जरूर देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं। वैसे जब आप 10th में जाइएगा तो सीखिएगा ही, ठीक है। तो ये आपको समझ आ दिए। अब एक और चीज हमें समझना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें होने के बाद, यानी शिक्षा लेने के बाद, स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होने के बाद, पढ़ लिख लेने के बाद भी अगर मुझे रोजगार नहीं मिलता है तो मैं बन जाता हूँ बेरोजगार। तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। और ये जो बेरोजगारी है ये अलग अलग प्रकार का होता है। तो 2 क्षेत्रों में बेरोजगारी हो सकता है, या तो ग्रामीण में यानी गांव में, और दूसरा नगरीय। नगरीय का मतलब शहर में हो सकता है। जो ग्रामीण में बेरोजगारी होती है उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और जो शहर में होता है, माफ कीजिए शहर यहाँ पर है नीचे, यानी नगर में होता है, उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक और बेरोजगारी होता है और वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। लेकिन ये प्रच्छन्न बेरोजगारी आजकल नगरीय क्षेत्र यानी शहरों में भी देखने को मिल जाता है। ओके, लेकिन आप फिलहाल याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 तरह की बेरोजगारी देखने को मिलता है। एक को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी और दूसरे को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों ही बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है, और नगरीय क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई बेरोजगार है तो वह है शिक्षित बेरोजगार। तो ये क्या है, शिक्षित बेरोजगार क्या है, प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्रिया क्या है, तृतीयक क्रिया क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो मैंने पूरे भी वीडियो को क्वेश्चन और आंसर की मदद से तैयार किया है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन और आंसर की मदद से पूरा का पूरा चैप्टर हम क्लियर कर देंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चैप्टर भी समझ लीजिएगा और साथ ही साथ आप इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर भी बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और साथ ही साथ जो भी मैं सवाल और जवाब आपको बताते चल रहा हूं वह सभी सवाल और जवाब आप लिखते चलिएगा और एक नोट्स टाइप का बना लीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं की नोट्स बना रहा हूँ इसे तो की नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो की नोट्स है इसे भी आप लिखते चलिएगा ताकि आपको ये पता चले कि चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, आखिरकार इसमें दिया क्या गया है। वैसे तो इसमें बहुत सारी कहानियां दी गई है, जैसे कि मैं आपको 2 कहानियां पढ़ाऊंगा, एक है शकल की कहानी और दूसरा है विलास की कहानी। तो ये कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहानी के अलावे और एक गांव का कहानी लास्ट में बताएंगे। लेकिन कहानियों के अलावे इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में हमें क्या चीज समझना है, इस चैप्टर का लक्ष्य क्या है। आपका इस पूरे चैप्टर का लक्ष्य है आपको ये सिखाना कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक होता क्या है, आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकार हैं, और किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है, और बेरोजगारी क्या होता है और बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सारी चीजें इस चैप्टर का मेन टॉपिक है आपको समझाने का, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये उम्मीद है कि आपको की नोट समझ में आ गया, और आपको जैसे कि बता चुका है इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये 3 कहानी भी समझना पड़ेगा। तो आगे आपको मैं ये तीनों कहानियां भी सुनाऊंगा और साथ ही साथ चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगा। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, किसी भी कोई भी चीज जब संसाधन बनता है तो उसे संसाधन बनाने के लिए उसमें हमें पूंजी लगता है। पूंजी का मतलब उसमें पैसे खर्च होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं ग्रेजुएट कर चुका हूं, तो मुझे ग्रेजुएट होने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे, किए थे, ठीक है। साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्लास 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3, 4, 5, 11, 12, फिर मैं ग्रेजुएशन में आया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अपने शिक्षा में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। तो जब कोई मानव समझ रहे हैं, जब कोई मानव अपने में खर्च करता है तो उसे मानव पूंजी कहते हैं, और इस खर्च करने की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि मानव पूंजी निर्माण है क्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस विद्यमान को काट देते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, कि जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा देते हैं तथा उसके स्वास्थ्य को बढ़िया रखते हैं, ध्यान से समझिए, उसको और ज्यादा शिक्षा देते हैं और उसके स्वास्थ्य को और अच्छा करते हैं, तो स्वास्थ्य के द्वारा और विकसित किया जाता है, यानी उसके शिक्षा को बेहतर किया जाता है और उसके स्वास्थ्य को बेहतर करके उसको और विकसित किया जाता है, तब इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और ये भौतिक पूंजी,
भौतिक पूंजी क्या होता है, चैप्टर 1 में हम आपको एक्सप्लेन किए थे। देखिए, अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं, अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह का भौतिक पूंजी है। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री आपको फायदा देगा। अगर आप मकान बना रहे हैं तो आपको रहने के लिए बेहतर आवास देगा। उसी प्रकार से अगर आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो आपका क्या लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है कृषि करना या ट्रैक्टर से सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो ट्रैक्टर खरीदने में जो पैसा लगाएं, फैक्ट्री लगाने में जो पैसा लगाएं, ये सभी भौतिक पूंजी कहलाता है। और भौतिक पूंजी जब आप लगाते हैं तो ये उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। जैसे ट्रैक्टर खरीदें तो आपके उत्पादक में, यानी अगर आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि करने में आपकी शक्ति बढ़ा देता है, आपका जो पावर है बढ़ा दिया। अगर आप पहले 10 केजी अनाज उपजा रहे थे तो हो सकता है कि अभी आप 100 केजी उत्पादन करेंगे, तो ये आपका वृद्धि हो गया। उसी प्रकार से मानव पूंजी में अगर निर्माण करते हैं तो यह भी भौतिक पूंजी के ही भांति हमें हमारे उत्पादन में क्या करता है, वृद्धि करता है, हमारे उत्पादक शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब सवाल आता है कि मानव पूंजी है क्या। जैसे कि अगर हम कृषि के लिए ट्रैक्टर में पूंजी लगाएं तो ट्रैक्टर वाली पूंजी तो मुझे दिख रही है कि ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, कभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो ट्रैक्टर को बेच करके हम पैसा ला सकते हैं। लेकिन ये मानव पूंजी कहाँ दिख रहा है, तो मानव पूंजी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक तरह का ज्ञान का स्टॉक है। ज्ञान का स्टॉक है, और ज्ञान का स्टॉक आपको दिखेगा नहीं, ये जब आप यूज कीजिएगा तब पता चलेगा। ये एक तरह के कौशल का स्टॉक है। ये क्या होता है, आइए आपको एक उदाहरण देते हैं आर्मी का। तो पहले ये समझिए, आर्मी आप देखे हैं, हम सभी देखे हैं, आर्मी हमारी देश का रक्षा करता है। तो आर्मी जो होते हैं एक तरह से इन्हें कौशल दिया जाता है। कौशल का मतलब इन्हें बंदूक चलाने सिखाया जाता है, इनको मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, इनको और भी कलाबाजियां सिखाया जाता है। तो ये इनके अंदर हो गया कौशल। और इनके अंदर ज्ञान भी है, कौन सी गोली कब चलाना है, किस तरह से पहाड़ों पे चढ़ना है। कौशल के साथ साथ इनके पास ज्ञान भी है, ये पढ़े लिखे भी हैं। तो ये दोनों होने के चलते ये एक तरह का क्या बन गया, ये बन गया मानव पूंजी। और अब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इनके पास किसका स्टॉक है, ज्ञान का स्टॉक है, और साथ ही साथ कौशल का स्टॉक है। इसी प्रकार से अगर कोई फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, तो उनके पास भी ज्ञान का स्टॉक है, उनके पास भी कौशल है। तो कौशल और ज्ञान आप समझ में आ गया होगा। कौशल एक तरह से उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, एक तरह से उनके अंदर जो ट्रेनिंग दिया गया और उस ट्रेनिंग से जो उसने सीखा है वो उसका क्या है, कौशल है। तो आइए अब देखते हैं मानव पूंजी में निवेश किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आप उसको शिक्षा दीजिएगा, उसको प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो अगर आप उसको ट्रेनिंग दीजिएगा, उसके स्वास्थ्य का सेवा कीजिएगा, उसको बीमार नहीं पड़ने दीजिएगा, तब आप क्या बनाइएगा, मानव पूंजी में निवेश कर सकते हैं। इस तरह से मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। तो शिक्षा देकर के, प्रशिक्षण देकर के और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। और ये भौतिक पूंजी के ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब जिस तरह से भौतिक पूंजी फायदा देता है उसी प्रकार से यह भी हमें फायदा देता है। मानव पूंजी निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में जब निवेश करते हैं, आप ही को अगर आपके पिताजी कंप्यूटर चलाने के लिए सिखा देते हैं तो आज नहीं तो कल आप कंप्यूटर चला करके अपने घर के लिए कुछ न कुछ पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए पैसा जो है ये क्या हो गया, परिसंपत्ति हो गया। तो आपके पिताजी ने आप पर पूंजी लगाया और वह पूंजी किस में बदल गया, परिसंपत्ति में बदल गया। तो उम्मीद है आपको ये मानव पूंजी से रिलेटेड 3 चीजें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर है मानव संसाधन का उदाहरण, और यही क्या है, मानव पूंजी। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टरी सीख चुका है, तो ये मानव पूंजी है। शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो ये मानव पूंजी है। एक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक दर्जी कपड़ा का सिलाई कर रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी मानव पूंजी है। इसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर हमारे लिए क्या फायदा कर रहे हैं, हमारे लिए इलाज कर रहे हैं। उसी प्रकार से दर्जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षक क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। और फैक्ट्री के मजदूर हमारे लिए काम का क्या कर रहे हैं, हमारे लिए वस्तुएं बना रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है, मानव पूंजी है। अब आइए मानव पूंजी को बेहतर तरीके से सीखने के लिए और आपको यह चीज समझाने के लिए कि अगर किसी मानव में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तो वह मानव पूंजी नहीं बन सकता है। इसके लिए आपको 2 कहानी सुनना पड़ेगा। पहली जो कहानी है वह शकल की कहानी है और दूसरी जो कहानी है वह विलास की कहानी है। दोनों को सीखते हैं। पहले तो आप ये समझिए, दोनों ही दोस्त है, जो विलास है और जो शकल है, ये दोनों ही क्या है, दोस्त है। और ये दोनों एक ही गाँव में रहते हैं। और वो कौन सा गाँव है, सेमापुर। ठीक है। शकल जो है, पहले शकल की कहानी सुनाते हैं। शकल जो है 12 वर्ष का लड़का है। तो शकल कितना साल का लड़का है, 12 वर्ष का लड़का है।
उसकी माँ शीला घर में कामकाज देखती है, उसके माँ घर में कामकाज करती है। उनके पिताजी का नाम बूटा चौधरी है और बूटा चौधरी खेतों में काम करते हैं। तो खेत में काम करने वाले क्या हो गए, किसान हो गए। यानी कि इनके पिताजी जो है वो किसान है और इनकी माताजी घर का काम देख लेती है। यानी कि इनका आसानी से चल रहा है। घर वाला तो मम्मी देख ही रही है और बाहर से पैसे लाने की बात है तो उनके पिताजी पैसे बाहर से ला रहे हैं। शकल जो है अच्छा लड़का है और ये घर के कामकाज में अपनी माँ का मदद करता था। और इसके साथ साथ इसका 2 छोटा भाई है, छोटा भाई और एक छोटी बहन है। तो छोटे भाई का नाम जीतू है और इसके पास छोटी बहन है जिसका नाम है सीतू। जीतू और सीतू 2 नाम है। तो ये जो शकल है थोड़ा बड़ा है तो ये अपने भाई बहन का भी देखभाल करता है जब इनकी मम्मी खाना बनाती होगी। उनके एक चाचा है, चाचा का नाम श्याम है और चाचा जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला तो घर में बैठा था क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं मिला। सिंपल बात है। बूटा और शीला ये दोनों क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। ये सबका माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े और लिखे। तो बूटा और शीला जो इनकी माँ है शकल की और पिताजी है तो ये दोनों ही चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे। वह उस गांव के स्कूल में उनका नाम लिखवाने पर जोर देते थे और वह शीघ्र ही उसमें प्रवेश पा लिया। यानी कि उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, उसने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा यानी 10th की परीक्षा जो है वो 10वीं की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा, यानी 11th 12th भी करो। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर का जो है शिक्षा सीखा, कंप्यूटर व्यवसाय का कोर्स किया। ठीक है, कंप्यूटर व्यवसाय का मतलब होता है कंप्यूटर बिजनेस, व्यवसाय को इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। उसका कोर्स किया, उसको पढ़ा और इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा कर्ज भी लिया था। ठीक है, शकल जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली मतलब लक्की था। लक्की समझते हैं ना, लक बहुत साथ देने वाला। और आरंभ से उसका पढ़ाई में भी रुचि था, यानी पढ़ाई में भी मन लग रहा है, लक्की है। तो उन्होंने बड़े लगन से पढ़ा और उत्साह से अपना कोर्स भी क्या कर लिया, पूरा कर लिया। यानी कंप्यूटर का जो कोर्स शुरू किया था वो उसने पूरा कर लिया। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, चूंकि उन्होंने बहुत ही मन लगा के पढ़ाई किया था तो उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल जाता। सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल जाता। क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाने के लिए आता है। उसने एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी डिजाइन कर लिया। कंप्यूटर चलाने आता है तो सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया और जब उसने सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया तो फॉर्म की बिक्री जो है वो बढ़ गई। और जब बिक्री बढ़ गई तो उसका जो बॉस था उसने उसको क्या कर दिया, पदोन्नति। पदोन्नति मतलब क्या होता है? पदोन्नति का मतलब होता है इसका प्रमोशन कर दिया। बात समझ में आ गया? प्रसन्न होकर के, खुश होकर के इसका प्रमोशन कर दिया। तो ये पहला कहानी है शकल का। इससे जुड़ने वाले सवाल बाद में देखेंगे, पहले हम विलास की कहानी देखते हैं। तो यहाँ पर विलास की कहानी देखते हैं। विलास 11 साल का लड़का है, ये 11 वर्ष का लड़का है और शकल का गांव में ही रहता है। जैसा कि बता चुके हैं, शकल का गांव का नाम क्या है, सेमापुर। यानी ये लड़का भी सेमापुर में ही रहता है और दोनों दोस्त ही है। और विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, या थे लिखा है। क्यों? क्योंकि विशाल जब 2 वर्ष का था ना तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी उसके पिताजी मर गए थे। तो अब यहाँ पर देखिए, इनके पिताजी की जब मृत्यु हो गया तो इनके पास क्या हो गया, एक चीज की समस्या हो गई कि इनको बाहर से पैसा लाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि कोई काम करके लाएंगे तब ना। तो मजबूरी में उनकी जो माँ है गीता, वह मछलियां बेच करके अपने परिवार को पाला और पोसा। अब ध्यान से समझिएगा कहानी। इनकी माँ जब मछलियां बेचने के लिए जाएगी तो घर में कौन रहेगा? घर में कोई नहीं। और घर में कोई नहीं रहेगा तो खाना कौन बनाएगी या फिर बच्चों का देखभाल कौन करेगी? तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही इनके लिए डिसएडवांटेज हो गया, ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गया। तो इनकी माँ क्या करती है, जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती है और पास ही निकट ही एक मंडी है, बाजार है, उसमें बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास जो है वो गठिया का रोगी बन गया। विलास देख सकते हैं, घर में बैठा होगा, कुछ तो करता नहीं होगा। तो अगर आप घर में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता है तो आपको एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को गठिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो गठिया का रोगी बन गया। तो आप ये समझिए, ध्यान से समझिए, विशाल पढ़ा लिखा नहीं है और प्लस ये बीमार भी है। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, देख सकते हैं, स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में भी रुचि नहीं था, वो पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। और वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। तो खाना पकाने में माँ की मदद करता था ताकि जल्दी जल्दी खाना बन सके और इसकी माँ मछलियाँ पकड़ करके बेचने के लिए चले जाए। अपने छोटे भाई, इनके पास भी छोटा भाई मोहन, उसका भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि इनकी माँ बीमार पड़ चुकी है तो अकेला विलास ही है। अब इनकी माँ बीमार पड़ गई तो उनके घर में आमदनी भी कम हो गई होगी। आमदनी इसलिए कम हो गया होगा क्योंकि उनकी माँ ही जो थी वो कमा करके पैसे लाती थी।
परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया। बाध्य मतलब अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो वही बेचेगा क्योंकि उसके पास वही ज्ञान है उसकी मम्मी के पास, उसकी मम्मी वही बताएगी। अपनी माँ की तरह वह भी क्या कमा पाता है, कम ही कमा पाता था। दोनों ही कहानी से क्या सीखे, पहली कहानी जो किसका था, विलास का था, और दूसरा कहानी किसका था, शकल का था। ठीक है, तो पहला माफ कीजिए, पहला शकल का था, दूसरा विशाल का था। तो ये हो गया शकल और ये हो गया विलास। तो क्या देखिए, विलास क्या है, इसके पास शिक्षा है, शिक्षा नहीं है। शकल के पास शिक्षा है, हाँ है। इसके पास कौशल है क्या, कौशल, कोई कौशल नहीं है। इसके पास कौशल है, हाँ कंप्यूटर का कौशल है, कंप्यूटर चलाने जानता है। इसको शकल को नौकरी मिल गया, हाँ, और विलास को नौकरी नहीं मिला, और ये अपनी माँ की तरह ही कम आमदनी कमा पाता था। इसका दूसरा भी कारण है कि इसका स्वास्थ्य स्थिति बेहतर नहीं था। तो दोनों ही कहानी मेरे ख्याल से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और कहानी का क्या लक्ष्य था आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, उच्च आय यानी कि बढ़िया पैसा समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, कैसे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको शकल का कहानी सुनाई। शकल का कहानी में उनके पिताजी का आय का मतलब उनका आमदनी क्या था, बढ़िया था। तो उसका बेटा भी पढ़ लिया, उसके बेटे को नौकरी भी मिल गया। अब उसके बेटे भी क्या करने लगे, कमाने लगे, यानी शकल क्या करने लगा, काम करने लगा। तो क्या देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति का आय ज्यादा है तो अप्रत्यक्ष तरीके से उनको भी, समाज को भी लाभ होता है। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। उच्च आय न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। मान लेते हैं एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर बन गया, तो बताइए ये डॉक्टर क्या बना, अपने से बना, इसके पास आय अधिक था, शिक्षा अधिक था, तो इससे उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो साथ ही साथ ये डॉक्टर बनेगा तो दूसरे को भी क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा। तो इस तरह से उनको सेवा प्रदान करता है, साथ ही साथ उनकी मदद करता है। और अगर किसी के पास आय ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर उच्च आय यानी कि पैसे किसी के पास अधिक है तो ना केवल उसको लाभ होगा, बल्कि समाज को भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। अब अगला सवाल है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है। मानव पूंजी जो है बाकी सबसे बढ़िया है, क्यों? तो इसका कारण देखते हैं। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि की बात करें या कोई भी भौतिक पूंजी की बात करें, उनसे ये क्या है, श्रेष्ठ है। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। यानी मानव संसाधन जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, भूमि का उपयोग कर सकता हूँ। एक जमीन है और इस जमीन में हमने क्या लगा दिया, मक्का लगा दिया। मक्का मतलब जोंधरा होता है, ठीक है, हमने मक्का लगा दिया तो हमने भूमि का प्रयोग किया। पूंजी यानी पैसा इन्वेस्ट किए, मक्का को खरीदे, उसको लगाएं, हल चलाएं। तो ये जो भौतिक पूंजी था इसका इस्तेमाल किसने किया, मानव ने किया। तो मानव संसाधन भौतिक पूंजी का यूज कर सकता है, लेकिन भौतिक पूंजी जमीन और पूंजी जो है ये आप अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यानी भूमि और पूंजी पड़ा हुआ रहेगा, उसको मानव यूज ही नहीं करेगा तो क्या ये किसी काम में आएगा, नहीं, काम में नहीं आएगा। इसीलिए मानव पूंजी जो है वह बाकी सबसे श्रेष्ठ है। ओके, आगे देखते हैं मानव पूंजी को कैसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। तो मानव पूंजी में निवेश करके, उसमें हम निवेश करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, उसका स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करेंगे तो हम उसको एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। अगला है कि विलास अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था, क्यों? तो अकुशल आपको समझ में आ गया, जिसके पास कोई भी योग्यता नहीं है, जो किसी भी स्किल नहीं है, तो उसको अकुशल श्रमिक कहेंगे। तो ये अपनी माँ की तरह कम पैसा क्यों पाता था? तो विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाया। एक तो पहले उसको शिक्षा नहीं मिल पाया और दूसरा है स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाया, और किसका रोगी बन गया, गठिया का रोगी बन गया। वह अपनी माँ की ही भांति मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक रह गया और उसको भी वेतन उसी तरह से मिलता था। कितना? 150 रुपया। तो अगर आप शिक्षा का निवेश नहीं कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य पर बेहतर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपको आपकी आमदनी भी कम ही रहेगी। अगला है, जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वह अपने बच्चे की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो देखिए, जो शिक्षित माँ बाप अपने बच्चे के लिए शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व
को अनुभव किया होता है, उनको लगता है कि शिक्षा का आने वाले समाज में बहुत महत्व है, और वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होते हैं। उनको पोषण का मतलब कैसा भोजन खिलाना चाहिए, कितना भोजन खिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें पर भी वो विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ वो स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है और कैसे स्वस्थ नहीं रहना है। इस प्रकार से वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी आवश्यकता को भी ध्यान रखते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अच्छे माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, और ये एक तरह का चक्र बन जाता है। चक्र का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया तो मैं भी अपने बच्चों को क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, और फिर मेरे बच्चे जो है उनके बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये चक्र बन जाता है, और फिर अच्छे जो माँ बाप होते हैं, जो शिक्षित माँ बाप होते हैं, वे अपने बच्चे को पढ़ाते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक धनी या विकसित देश कैसे बना। ओके, यहाँ पर एक शब्द छूट गया, जापान। तो जापान जो है वो धनी देश कैसे बना या विकसित देश कैसे बना। आपको शायद जापान की इतिहास के विषय में नहीं पता है, थोड़ा सा बता देते हैं। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। ओके, और परमाणु बम गिराने से 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो गया। जापान बर्बाद हो गया था। जापान में तरह तरह के भूकंप आते रहते हैं। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी जापान जो है धनी देश कहलाता है, अमीर देश, और ये पूरी तरह से विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और जो हमारा देश है वह विकासशील देश कहलाता है। ऐसा क्यों है, तो आइए इसका कारण देखते हैं। जापान जो है, जापान जैसे देश, जिस तरह का जापान देश है, अगर वैसा देश कोई है तो वह क्या करता है, मानव संसाधन पर निवेश करते हैं। मानव को शिक्षा ज़्यादा देते हैं, उनको सिखाते ज़्यादा है। उनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत सारा नहीं है। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, यानी कि जो भी उनको प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जैसे मान लेते हैं लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, या फिर अन्य कोई भी संसाधन चाहिए, तो वह उनका आयात करते हैं। उनके पास है नहीं, दूसरे देश से खरीदते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने, उन्होंने लोगों को विशेष रूप से शिक्षा पर निवेश किया, स्वास्थ्य पर निवेश किया, भूमि पूंजी जैसे अन्य संसाधनों को का कुशल उपयोग किया। तो जब लोग पढ़ लिख लिए तो उन्होंने भूमि का प्रयोग किया, पूंजी का प्रयोग किया, और एक तरह से उनका बहुत ही कुशल तरीके से प्रयोग किया। उन लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी को विकसित किया। चूंकि लोग ही पढ़े लिखे हैं तो उनके पास कुशलता है, उन्होंने प्रौद्योगिकी को विकास कर दिया, फैक्ट्री वगैरह बढ़िया बढ़िया बना दिया, और चीज़ों को आसान और सस्ता बना दिया, और इसी कारण से जापान जो है एक तरह से धनी देश बन गया। तो जापान की तरह हम भी अपने देश में शिक्षा में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी अपने देश को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आप सीख चुके हैं मानव पूंजी क्या है, शिक्षा में किस प्रकार से निवेश किया जा सकता है, और निवेश करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो आगे और भी चीज़ें सीखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में। फिलहाल हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, और वह है अलग अलग जो है क्रियाकलाप। विभिन्न क्रियाकलाप के कितने क्षेत्रक होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, और अलग अलग तरह के जो काम होते हैं इनको हम अलग अलग क्षेत्रकों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो कितने क्षेत्रकों में यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्वेश्चन ये होगा, ये हम काट देते हैं। तो विभिन्न तरह की क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक की अगर बात करें, पहला वाला, तो इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ पर जितने भी क्रियाकलाप है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक नहीं, सबके विषय में बोले, ठीक है, जितना भी क्रियाकलाप है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीय क्षेत्रक हो या तृतीय क्षेत्रक हो, इन सभी क्षेत्रकों के फलस्वरूप या तो वस्तु बनते हैं या तो सेवाओं का उत्पादन होता है। तो वस्तु आप जानते ही हैं, जैसे कि चीनी बनाना, गुड़ बनाना, आटा बनाना, चावल बनाना, या फिर मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये सभी तो वस्तु है, हम सभी जानते हैं। सेवा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ बना नहीं रहा हूँ, केवल अपनी शिक्षा को आपके साथ ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, एक सेवा का काम है। इसी प्रकार से अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपके बैंक में आप कोई भी चीज़ बना नहीं रहे हैं, बल्कि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके बदले में वो आपको सुरक्षा दे रहा है, तो ये एक तरह का सेवा हुआ। गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह, तो गाड़ी में कोई चीज़ें बन नहीं रहा है, बल्कि गाड़ी में आप बैठे हैं और गाड़ी आपका मदद कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो जहाँ कहीं भी मदद होता है उसे हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। ये क्या है, ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं, यानी कि जो है ये देश का पैसा बढ़ाता है, तीनों क्षेत्रक मिल करके। ये आर्थिक क्रियाएं, ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। जिससे भी पैसा होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, सीधा बात है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उससे पैसा हो रहा है तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जिससे पैसा नहीं हो रहा है उसे हम कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक
क्रिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विभिन्न तरह के आर्थिक क्रिया संचालित होते हैं। तो वो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि का काम होता है, वानिकी का काम होता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन, ये सभी किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में सिर्फ विनिर्माण का काम होता है। विनिर्माण का मतलब होता है कोई भी काम जब फिर से बनाते हैं, जैसे कि कृषि में हमने गेहूं बना दिया, ठीक है, तो गेहूं तो कृषि में बना, अब गेहूं से अगर हम आटा बना रहे हैं तो ये फिर से बनाने वाला काम हो गया, इसको विनिर्माण कहते हैं। तो इसको हम द्वितीय क्षेत्रक में रहते हैं। जैसे कि खनन की बात करें तो खनन से हमने निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोहा निकाल दिया, ठीक है, अब इस लोहा से हमने गाड़ी बना दिया, तो गाड़ी तो लोहा तो पहले से बना हुआ था, लोहा से आपने गाड़ी बनाया, तो ये फिर से बनाने का काम है। फिर से बनाने के काम को विनिर्माण कहते हैं, और जहाँ कोई भी काम फिर से बनता है उसे हम द्वितीय क्षेत्रक में गिनते हैं। और तृतीय क्षेत्रक बता चुके हैं, इसमें सेवा का काम होता है, जैसे व्यापार, किसी भी चीज को खरीद के फिर से बेचना, परिसंचारण, संचार की बात करें, परिवहन, यहाँ पर परिवहन लिखना था, ठीक है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मतलब कहीं घूमने वगैरह के लिए गए हैं, तो ये सारी चीजें किस में आ जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या काम होता है, द्वितीय क्षेत्रक में क्या काम होता है और तृतीय क्षेत्रक में क्या कार्य होते हैं। अब जो आर्थिक क्रिया है, इन आर्थिक क्रिया को और दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हम बाजार क्रिया कहते हैं और दूसरे को गैर बाजार क्रिया कहते हैं। तो पहले हम बाजार क्रिया ये क्या होता है आपको समझाते हैं। तो देखिए, वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रिया को बाजार क्रिया कहते हैं। तो अगर आप पैसे के लिए कोई काम कर रहे हैं या लाभ के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वह हो गया बाजार क्रिया। बाजार क्रिया में काम करने वाले सभी लोग पारिश्रमिक मिलता है, यानी पारिश्रमिक का मतलब होता है उनके काम के बदले में पैसा मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि एक LG कंपनी है और LG कंपनी के ऑफिस में मैं फ्रिज जानते होंगे आप लोग, फ्रिज को ठीक करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रिज खराब होता है और उस कंपनी में ठीक करने का काम कर रहा हूँ। तो इसके बदले में मुझे प्रति माह क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, और मैं इस वेतन या लाभ के उद्देश्य से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो ऐसी क्रिया क्या होगा? बाजार क्रिया होगा। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई कृषक जो है कृषि कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत अधिक उत्पादन कर रहा है, और वो इसलिए उत्पादन कर रहा है ताकि उसे बाजार में बेच सके। तो अगर कोई बाजार में बेचने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? बाजार क्रिया में आ जाएगा। वेतन अथवा लाभ के लिए की गई क्रिया जो है बाजार क्रिया है। इसमें सामान विनिर्माण या सरकारी सेवाएं सहित सेवाएं शामिल है। तो इसमें सामान का निर्माण यानी फिर से बनाने का काम, यानी फैक्ट्री वगैरह जितना काम होता है, जितना भी फैक्ट्री में काम होगा वह सभी किस में? बाजार क्रिया में आ जाएगा। जैसे फैक्ट्री में मोबाइल बनता है, कंप्यूटर बनता है, लैपटॉप बनता है, और भी चीजें बनता है। तो फैक्ट्री में जो भी चीजें बन रहा है वो किस लिए? बाजार में बेचने के लिए, तो ये बाजार क्रिया। और फैक्ट्री वाले किस लिए काम करते हैं? लाभ कमाने के लिए, तो इसलिए इसे बाजार क्रिया कहेंगे। सरकारी नौकरी में जितने भी व्यक्ति हैं वह भी वेतन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? बाजार क्रिया में आ जाएगा। अब आएगा गैर बाजार क्रिया, यानी स्व उपभोग, यानी खुद के उपयोग के लिए, खुद के प्रयोग के लिए जो भी चीजें, मान लेते हैं एक छोटा सा किसान है, कृषक है, तो वह कृषि कर रहा है और केवल अपने ही परिवार को खिलाने पिलाने के लिए, तो वह किस में आ जाएगा? गैर बाजार क्रिया में आ जाएगा। इसमें प्राथमिक उत्पादों की खपत एवं प्रसंस्करण एवं यानी कि खपत करना या अपने लिए उपजाना या अपने लिए अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, खुद के लिए पैसा जमा करना, यह किस में आ जाता है? गैर बाजार क्रियाओं में आ जाता है। एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन का क्या कारण है। ये आप थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को समझा देते हैं। महिला और पुरुष करते हैं बाहर का काम, महिलाएं करती है घर का काम। पुरुष आमदनी के लिए काम करते हैं, महिलाएं घर को सजाने के लिए काम करते हैं। तो देख सकते हैं दोनों का श्रम यानी काम करना है, दोनों का अलग अलग है, तो श्रम में विभाजन है। इसका क्या कारण है? तो इतिहास से ही ऐसा हो रहा है, तो लिखेंगे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुष के बीच श्रम विभाजन होता है। यानी इतिहास में ही ऐसा है और कुछ हमारी संस्कृति में भी ऐसा है कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेगी या महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी संस्कृति है और ऐसे बहुत सारे इतिहास में घटनाएं हुई है जिसके चलते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के चलते ही महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता तो हम लोग सीख चुके हैं कि शिक्षा के तरह और स्वास्थ्य के साथ ही ये किया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या की गुणवत्ता होता क्या है? तो आइए इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशिता से निरूपित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा
प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। यानी कि जनसंख्या का गुणवत्ता अच्छा होगा अगर उस देश का साक्षरता दर बढ़िया होगा। जीवन प्रत्याशिता का मतलब कितना साल तक जिंदा रहता है। कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर सारा संसाधन बढ़िया नहीं मिल रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पर लोग 68 साल तक ही जिंदा रहेंगे। और कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर सारा संसाधन बढ़िया है, तो वहाँ पर 100 साल तक जिंदा रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर जीवन प्रत्याशिता दर 100 साल है, और कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर जीवन प्रत्याशिता दर 68 साल है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता कितना भी बढ़िया कर देंगे, काम कितना साल तक करेगा, 68 साल तक ही काम करेगा। तो ये निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर को निर्धारित करता है। यानी जनसंख्या का गुणवत्ता जितना बढ़िया रहेगा उस देश में पैसा उतना ज़्यादा आएगा, समृद्धि उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी देश में साक्षर जनसंख्या यानी पढ़े लिखे लोग हैं और स्वास्थ्य जनसंख्या है, तो वह उसकी परिसंपत्ति होती है, यानी उसके लिए एक तरह से समझिए पैसा है। बात समझे? तो पहले हम लोग समझते हैं कि शिक्षा क्या है और भारत में साक्षरता दर क्या है, तभी हम समझ पाएंगे। आइए, यह रिपोर्ट 2017 और 18 का है और अभी हम लोग 22 में जी रहे हैं, 2022। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। आज का डेट है 7 जून 2022। ठीक है, तो आने वाले समय में चूंकि ये 2017-18 का ही है, तो कुछ नए रिपोर्ट आएंगे तो डाटा बदल सकता है, लेकिन हमारे किताब में यही दिया है, तो आप यही याद कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जो ब्लू वाला दिख रहा है ये किसके लिए? पूरा व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष दोनों। ठीक है, और जो ये लाल वाली लकीर आपको दिख रहा है ये पुरुष है, और जो हरी वाली लाइन दिख रहा है ये महिलाएं हैं। तो 1951 से लेकर के 2011 तक का डाटा देखिए, हर स्थिति में पुरुष का साक्षरता दर महिलाओं से आगे है। आप देख सकते हैं डाटा दिख रहा है। लेकिन एक चीज है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके साक्षरता दर में वृद्धि हुआ। यानी कि महिलाएं भी पढ़ने लिखने की संख्या अधिक हुई है और पुरुषों के भी पढ़ने लिखने की संख्या क्या हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे साक्षर जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। ओके, चलिए डाटा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। फीमेल का मतलब होता है महिला और मेल का मतलब होता है पुरुष, और ये टोटल है मतलब कुल महिला पुरुष दोनों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो देख सकते हैं ये कुल वाला है, जो बिंदु आपको दिख रहा है टोटल कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो 1951 में 18.33% लोग पढ़े हुए थे, जबकि 2011 में 74.04% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पहले केवल 100 में 18 लोग पढ़े हुए लिखे थे और अभी 100 में 74 लोग पढ़े लिखे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की बात करें तो पहले 100 में केवल 8 महिलाएं पढ़ी लिखी थी और अभी 100 में 65 महिलाएं पढ़ी लिखी है। पुरुष की बात करें तो पहले केवल 27 पुरुष ही पढ़े लिखे थे और अभी लगभग 82 पुरुष जो है 100 में 82 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि साक्षरता में वृद्धि हुआ है। इसका कारण, आइए इसका कारण देते हैं। इसका कारण है शिक्षा में निवेश करना, क्योंकि भारत सरकार ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए। पहली बार जब पंचवर्षीय योजना लागू हुआ तो 151 करोड़ रुपये से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपये खर्च किए थे। किस पर? शिक्षा पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बार जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने शिक्षा पर 151 करोड़ लगाया। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कितना पैसा लगाया? 3766.90 करोड़ रुपये। तो आप देख सकते हैं पहले कहाँ आंकड़ा 100 में ही निपट गया था और अब कहाँ 1000 में पहुंच चुका है। तो शिक्षा पर हमने ज्यादा निवेश किया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय की बात करें तो 1951-52 में 0.64% से बढ़कर के 2015-16 में 3% हो गया। बजटीय अनुमान, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी एक नापने का तरीका है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 1951 से 52 में 0.64% पैसा खर्च किए थे और अभी हम लोग 3% पैसे खर्च कर रहे हैं, जो अभी के पहले के मुकाबले में ज्यादा है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। और जो केंद्रीय एवं राज्य सरकार है उन्होंने कहा कि पहले कितना 3% था ये 2015-16 में, और 17-18 में कितना घट करके हो जाएगा 2.7% बताया गया है।
साक्षरता दर पर देख लेते हैं, इतना ज़्यादा जब पैसे खर्च हुए तो हमारा साक्षरता दर भी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ चुका है। 1951 में 18% था और 2011 में 74% हो गया। तो आप क्या देखते हैं, 18 से कितना हो गया, 74% हो गया, यानी पैसे खर्च हुए हैं तो हमारा साक्षरता दर भी बढ़ा है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता दर 16.6% अधिक है, यानी महिलाओं के मुकाबले पुरुष जो है अधिक पढ़े लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था। आप देख सकते हैं ये पुरुष है और ये कौन है, महिलाएं हैं। तो महिलाएं 65.46% पढ़े लिखे हैं, जबकि पुरुष जो है कितने हैं, 82.14% पढ़े लिखे हैं। तो पुरुष क्या है, अधिक पढ़ा लिखा है। वही लिखा हुआ यहाँ कि जो पुरुष है वह महिलाओं से 16.6% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले नगरीय क्षेत्र में कितने पढ़े लिखे लोग अधिक हैं, तो 16% लोग जो है अधिक पढ़े लिखे हैं। अब आइए 2011 में कुछ जिला के विषय में देख लेते हैं। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94%, जबकि बिहार में 62% है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सब जगह बेहतर अनुमान जो है जिस तरह से लगाया गया था, सब जगह परिणाम जो है बराबर नहीं आया है। कहीं साक्षरता दर ज़्यादा हो गया, जैसे कि केरल में 94% है और बिहार में 62% है। तो इसका कारण है भ्रष्टाचार। सरकार जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करती है और सही तरीके से पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं करती है, इसीलिए शिक्षा बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। 2015-16 की बात करें तो प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत में 8.41 लाख से अधिक गांव में फैली, यानी जो प्राथमिक स्कूल होता है वह 8.41 लाख गांव में पहुंच गया था। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इतने विस्तार से भी शिक्षा का स्तर जो है निम्न रहा, पढ़ाई जो है बीच में ही बहुत सारे छोड़ दिए और उच्च दर से कमजोर रहा, यानी कि उतना बढ़िया ज़्यादा लोग पढ़ लिख नहीं पाए। अब आइए पढ़ते हैं 12वीं योजना क्या हुआ। ठीक है, 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.25% तक वृद्धि हुआ, यानी अब पहले 2015-16 तक कम ही लोग ऐसे थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी 18 से 23 साल के लड़के पढ़ने छोड़ देते थे। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आया तो इसमें 25.2% का वृद्धि हुआ। 2017 एवं 18 में 30% और 2020 और 21 तक यहाँ 30% करने का है। 25.2% 2017-18 का है, ठीक है। और अब 2020 और 21 में कितना टारगेट है, 30% है। और विश्व का औसतन कितना, 26% है, ठीक है। तो ये लगभग मिलता जुलता है, यानी पूरी दुनिया में 26% जो है उच्च शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। पिछली उच्च शिक्षा में 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेज और विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 1951 में कम ही कॉलेज थे और 2015-16 में कॉलेज की संख्या और विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ चुकी है। अब दुनिया से तुलना कर लेते हैं अलग अलग देश से। तो ये अपना प्यारा देश भारत है और आप देख सकते हैं ये कहीं 60% के आसपास है, जबकि बाकी देश जो है वो कितना है, 82.65% के आसपास है। तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं। 82 को अगर हम लोग 60 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 22% है, यानी हम लोग पूरी दुनिया से 22% पीछे हैं। अब आइए दो तीन सवाल कर लेते हैं। क्या 1951 की जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? हाँ, देख सकते हैं पहले कितना था, 18% और अभी कितना हुआ, 74%। जी हाँ, जो है साक्षरता दर में वृद्धि हुआ। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा साल था जिसमें साक्षरता दर जो है सर्वाधिक रहा। तो एकदम सिंपल सा डाटा है, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में ही साक्षरता दर सबसे अधिक रहा। तो 2011 में साक्षरता दर क्या रहा, सबसे अधिक रहा। और सबसे कम पूछा जाएगा तो 1951 में सबसे कम रहा। तो 2011 में साक्षरता दर क्या रहा, सबसे अधिक रहा। आगे आने वाले समय में और भी अधिक होंगे। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? तो इसका कारण है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण, जिसके चलते महिलाओं को पहले से ही नहीं पढ़ने लिखने दिया गया, जिसके चलते महिलाएं पीछे रह गई और इसीलिए पुरुष आगे आ गए। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? इसका भी वही कारण होगा। आप भारत के लोगों को साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? तो वही तरीका है जो सरकार अपना रही है। 2020 तक भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? 2020 तक कितना होना चाहिए? तो सरकार जब 30% कह रही है तो 30% टारगेट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखते हैं शिक्षा संस्था की संख्या, ठीक है, और नामांकन और संकाय की बात कर लेते हैं। 1950 से 51 में देख रहे हैं डाटा, थोड़ा डाटा पर गौर कीजिएगा। 750 महाविद्यालय थे और 30 विश्वविद्यालय थे
विद्यार्थी था 2,63,000 और जो शिक्षक थे वह 24,000 मात्र थे। ओके, अब आइए सीधे 2018 और 19 पर। तो 2018-19 का डाटा तो नहीं दिया गया, 17-18 पर आते हैं, 17 और 18 पर। तो यहाँ पर 2017 और 18 में तो पहले 700 यानी 100 पे ही निपट गया था, और अभी देखिए 1000 में आ गया, 41,012 जो है महाविद्यालय हो गए। और पहले 30 विश्वविद्यालय थे और अभी विश्वविद्यालयों की संख्या 851 हो चुका है। विद्यार्थियों की संख्या बात करें तो 3,66,42,378 और जो शिक्षक है उनकी संख्या 12,84,957 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं डाटा निश्चित रूप से बढ़ा है। कुछ सवाल, क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेज की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? तो कॉलेज की संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? तो हाँ, विश्वविद्यालय की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उस दर से नहीं बढ़ा है जिस दर से जो है शिक्षक, माफ कीजिए, जो है विद्यार्थी बढ़ा है। 1950 से 51 और वर्ष 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा देख लीजिए। 50 से 51 के बीच में 24,000 यानी 24,000 थे शिक्षक, और 98 और 99 में कितना हुआ, 3,42,000। तो लगभग जो है 3 लाख जो है, इसमें घटा देते हैं 42,000 में 24,000 घटा देते हैं। 42,000 में अगर हम 24,000 घटा देते हैं, माफ कीजिए, तो जोड़ घटा करते हैं। 42,000 में 24,000 को क्या करते हैं, घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0 0 0, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 3,18,000 वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा कितनी वृद्धि हुआ है, तो 3,18,000 वृद्धि हुआ है। भावी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है? आने वाले समय में वही पूछ रहा है, क्या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ, इसकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये हमने देख लिया शिक्षा पर क्या सुधार है, शिक्षा कैसे हो रहा है, और हमारे देश में कितने स्कूल है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, और क्या ये बेहतर है या नहीं है, और कितने शिक्षक है और कितने स्टूडेंट है। तो ये एक डाटा है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भारत में हाँ सचमुच शिक्षा पर जो है निवेश किया जा रहा है और शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब शिक्षा को और बेहतर करने के लिए हमारे देश में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व का मतलब होता है सब, सबको शिक्षा मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चे को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ 6 साल से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है, और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, सर्व शिक्षा अभियान। राज्यों हो या स्थानीय सरकार हो या प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह समयबद्ध पहल है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, न केवल राज्य बल्कि स्थानीय सरकार और केंद्रीय सरकार सभी ने मिलकर के क्या चीज का, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त किए। प्राथमिक शिक्षा और ज्यादा बेहतर करने के लिए और प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम जो है एक कार्यक्रम कह सकते हैं कार्यक्रम शुरू किया गया। साथ ही साथ स्कूल लोटो शिविर जो है प्रारंभ किए गए। तो ये कुछ कार्यक्रम थे, कुछ अभियान थे जिसके मदद से बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास किया गया। तब भी स्कूल नहीं आए तो शुरू किया गया दोपहर का भोजन। तो इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। अब इसका कारण आपको बता देते हैं। ये उपस्थिति को बढ़ाने के लिए था, इसके पहले नामांकन को बढ़ाने के लिए था। नामांकन मतलब नाम, सबसे पहले रजिस्टर में नाम तो आए, उसके बाद स्कूल में नाम आ गया लेकिन बच्चे नहीं आने लगे। तो बच्चे को लाने के लिए, उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दोपहर का भोजन। अब देखिए, बच्चे का नाम तो स्कूल में लिखा गया था, लेकिन जो माँ थी उनको, माँ को बच्चे को तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, और माँ जो थी वो काम पर चली जाती थी। तो बच्चे को दोपहर को खाना खिलाने के लिए, चूंकि स्कूल में दोपहर का खाना नहीं मिलता था, तो बच्चे स्कूल से वापस आ जाते थे। दोपहर का भोजन खिलाने के लिए बहुत सारे अपने माँ जो थे उनको अपने काम को छोड़ करके घर आना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चे को खाना खिला सके। तो इस समस्या से सुलझाने के लिए, ताकि माँ अपना काम करती रहे और बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे, इसके लिए दोपहर का भोजन शुरू किया गया। ठीक है, और इस दोपहर के भोजन में स्कूल में ही दोपहर का भोजन खाने जाने लगा। इससे भारत में जो स्कूलों में उसमें उपस्थिति में बढ़ावा मिल गया।
और माँ भी बच्चे को जानबूझ के स्कूल भेजने लगी, क्योंकि स्कूल में दोपहर का भोजन मिल रहा था तो घर में बचत भी होने लगा, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजने लगे। और इसके पहले क्या होता था, चूंकि माँ को बहुत ज्यादा चिंता होता था तो माँ क्या करती थी, बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था दोपहर का भोजन, जो आज भी हमारे स्कूलों में चल रहा है। अब आइए पढ़ते हैं, स्वास्थ्य स्थिति की सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, क्यों? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने का ताकत देता है। अगर आप बढ़िया हैं, आप बीमार नहीं हैं, तो आप लड़ सकते हैं किससे? बीमारियों से। और ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान के अधिकतम सक्षम नहीं होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अस्वस्थ है तो वो किसी भी तरह से देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता है। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना देश की प्राथमिकता होती है। ठीक है, इसलिए देश में सबसे पहला काम होता है स्वास्थ्य स्थिति को सुधारिए, नहीं तो अगर एक आदमी बीमार पड़ा तो सब बीमार पड़ने लगेगा और देश जो है डगमगा जाएगा, जैसे कि कोरोना काल में हमारे देश में हुआ था। अब स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे देश की स्थिति बढ़िया है या नहीं है, इसके लिए हम लोग देखते हैं शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, ठीक है, और फिर मृत्यु दर देखते हैं। आइए देखते हैं यह क्या होता है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु, यानी 1 साल से छोटे बच्चे अगर मर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। और अगर अधिक बच्चे मर रहे हैं तो इसका 2 कारण है। पहला, हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, दवाइयाँ बढ़िया नहीं मिल रही है, और जो माँ है, गर्भवती माँ है, उसको भोजन सही तरीके से नहीं मिल रहा है। ये मेन कारण होगा शिशु मृत्यु दर का, और इसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए शिशु मृत्यु दर से हमें पता चल जाता है कि किसी भी जगह का स्वास्थ्य स्थिति बढ़िया है या नहीं है। शिशु मृत्यु दर 1991 में 147 था। कितना था? 147, यानी 1000 में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो उसमें 147 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा था। 2016 में घटकर कितना आ गया? 34 आ गया। आगे आते हैं जीवन प्रत्याशिता दर की अगर बात करें तो जीवन प्रत्याशिता दर बढ़ करके 2014 में 68 वर्ष अधिक हो गई। ठीक है, 68 वर्ष हो गई, 68.03 हो गया। तो जीवन प्रत्याशिता दर भी बढ़ चुका है। कितना हुआ? 68.3%। तो ये आपको बता चुके हैं, ये क्या होता है, वर्ष में आता है। ये क्या हो चुका है, ये मतलब कितने साल तक आप जिंदा रहिएगा। ठीक है, तो भारत में व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहेंगे? 68 साल तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि भारत में प्रदूषण ज्यादा है, स्वास्थ्य स्थिति उतना बढ़िया नहीं है। जन्म दर की बात करते हैं तो जन्म दर उसी तरह से होता है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। अगर 1000 है और उसमें 60 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 60 शिशु, जन्म दर 60 है। और 1000 में अगर 500 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जन्म दर 500 है। तो देख लेते हैं कितना है जन्म दर। 1951 में 20.4, 2016 इसी अवधि में अधोशिश जन्म दर जो है, मृत्यु दर जो है वो कितना है? 6.4 पर आ गया। तो 2051 से 16 के बीच में 20.4 था लगभग, एवरेज की बात करें, और मृत्यु दर 6.4 था। अब मृत्यु दर भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। मृत्यु दर से अभिप्राय है कि एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। इसमें भी वही लेते हैं, 1000 में से कितने आदमी मर रहे हैं उसी को मृत्यु दर कहते हैं। तो वर्तमान में मृत्यु दर है 6.4। ठीक है, जैसा कि पहले ही देख चुके हैं। अब आता है जीवन प्रत्याशिता। ये क्या होता है? जीवन प्रत्याशिता तो आपको बता दिए, 2014 में 68.3 वर्ष है। ठीक है, जीवन प्रत्याशिता एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत वर्ष है। तो आप कितना साल तक जीवित रहिएगा, एवरेज वर्ष की संख्या को क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशिता दर कहते हैं। भारत में लगभग आप कितना, अभी वर्तमान में एवरेज अगर देखा जाए तो 64 वर्ष था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? 68 वर्ष हो चुका है। यानी लगभग आप 70 साल तक जिंदा रहिएगा, उससे ज्यादा आप जिंदा नहीं रहिएगा। जहाँ पुराने समय में आप सुनते होंगे 100 साल, 200 साल, 100 साल, 104 साल, 105 साल, बहुत साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन अब वर्तमान में हम लोग केवल 60 से 70 वर्ष जिंदा रह रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि हमारे स्वास्थ्य स्थिति उतना बेहतर नहीं है, तो हमको स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही है, स्वास्थ्य केंद्र के विषय में लिखा गया कितना है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2013 में छोटा छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना था? 1,81,139। 14 में हुआ 1,82,000, 15 में हुआ 1,84,000, 2016 में 1,85,000, 17 में 1,87,000। तो लगभग 1 से 2,000 बढ़ रहा है। औषधालय का मतलब होता है क्लिनिक, और अस्पताल मतलब हॉस्पिटल होता है। 29,000, 29,000, 29,000, 30,000 और 31,000, मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं है। बिस्तर की अगर बात करें सरकारी, 6,28,000,
यहाँ पर 6,75,000, 2015 में हुआ 7,54,000, 2016 में 6,34,000 घट गया और 2017 में 7,10,000 हो गया। तो इस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है और घट रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर यानी बढ़िया जो डॉक्टर है, और पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होता है, तो 45,000, 3,35,000, 20,000, 25,000, 17,000। अब बोलेगा ये घट क्यों रहा है, ठीक है, तो इसका कारण ये है, सॉरी यहाँ पर कितना हुआ, 1,000, 10,000, 33,000 था, ठीक है, यहाँ पर 3 लाख नहीं था, 33,000 था। तो ये घट क्यों रहा है? घटने का कारण है कि कुछ समय ऐसा था जो फर्जी डॉक्टर भी रजिस्टर करवा लिए थे, तो उनको हटाया गया, इसलिए आंकड़ा क्या हुआ, घट गया। नर्सिंग कर्मी की अगर बात करें तो वह हुआ, पहले था 1 लाख में 23,44,000, 26 लाख, 27 लाख, 27 लाख, 28 लाख, मतलब बढ़ ही रहा है, लेकिन ये संख्या बहुत ही कम बढ़ रहा है। कहाँ हमारी जनसंख्या करोड़ों में है, कितने करोड़ है हमारी जनसंख्या, 120 करोड़, अभी तो 135 करोड़ हो गया, और यहाँ कहाँ लाख में बात हो रहा है, तो इससे नहीं चलेगा। कहाँ 100 करोड़ है, करोड़ों में चाहिए हमें, तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। तो 1951 से 2015 तक औषधालयों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? ज़्यादा प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुआ, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टरों और इसमें वृद्धि हुई है, तो हाँ इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन उतना खास तरह से वृद्धि नहीं हुआ है। यहाँ पर वही लिखा है, क्या आपको लगता है डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ानी चाहिए? हाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से हमारे पास डॉक्टर या नर्स नहीं है। किसी अस्पताल में आप कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? तो अस्पताल में जो सुविधाएं हो चाहे ना हो, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साफ सफाई का विशेष ध्यान होना जरूरी है। हाल ही में आप जिस अस्पताल पे गए उस पर चर्चा कीजिए। मैं हाल ही में सदर अस्पताल गया था, और सदर अस्पताल में मुझे एक बात बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और नियमित सफाई होती है अभी भी, लेकिन लाइन में लगकर, लंबी लाइन में लग करके आपको दवाई लेना पड़ता है, लंबी लाइन में लग करके आपको पर्चियाँ कटाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, ये मुझे अच्छा लगा। आगे ये सारणी वाला तो पढ़ना नहीं है, अब आइए यहाँ पर इस सवाल पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज किन राज्यों में है? तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन कुल 4 राज्यों में, 4 ही है, 1 2 3 4 राज्य केवल, और इन 4 राज्यों में 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेज है। तो सबसे ज्यादा इन्हीं सब 4 राज्यों में, ये 4 राज्य आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश, तो ये रहा अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है, माफ कीजिए ये तेलंगाना है, ठीक है, और ये वाला आंध्र प्रदेश है, नीचे वाला ये आंध्र प्रदेश है। कर्नाटका, ये रहा अपना कर्नाटका। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और तमिलनाडु भी यही है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के इन्हीं क्षेत्रों में चारों मेडिकल कॉलेजेस, चारों राज्यों में मेडिकल कॉलेज हैं। तो हमने स्वास्थ्य को देख लिए और साथ ही साथ हमने देख लिया शिक्षा पर। अब चर्चा करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है? तो जब प्रचलित मजदूरी दर, जैसे कि अभी मजदूरी दर कितना है, अभी मजदूरी है मिस्त्री के लिए 550 रुपये और लेबर के लिए है 450 रुपये, ठीक है, ये प्रचलित मजदूरी दर है। मैं जहाँ पर रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, देवघर, ठीक है, प्रचलित मजदूरी है। तो अगर इस पर काम करने के लिए इच्छुक, यानी काम करने के लिए कोई चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ काम करने के लिए, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब आता है श्रम बल जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? श्रम बल जनसंख्या वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, यानी 15 से 59 वर्ष के बीच की जनसंख्या को श्रम बल जनसंख्या कहते हैं। श्रम बल का मतलब होता है मेहनत करने वाला। 60 वर्ष का आदमी मेहनत कर पाएगा? नहीं। 70 वर्ष का आदमी नहीं। 15 से कम 7 साल का बच्चा मेहनत कर पाएगा? नहीं। तो 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच का जो आदमी है वही मेहनत कर सकता है, दिमाग लड़ा सकता है, इसलिए इस तरह की जनसंख्या को श्रम बल जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति में क्या अंतर है? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो मैं आपसे यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी भी कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आप लेके बैठिए, और अगर आप कॉपी कलम लेके सचमुच बैठे थे और मेरे क्वेश्चन आंसर को लिख रहे थे तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिख लिया। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का सवाल में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, ये शब्द समझ में नहीं आया, या मैं इस सवाल को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकूं। ये मेरा बेस्ट तरीका लगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी सीख जाएं और चैप्टर भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए।
कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और इतने सारे सवाल जवाब को लिखना, टाइप करना, वीडियोस बनाना। तो प्लीज़ आप ज़रूर इतने मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इतने दूर तक आ चुके हैं, और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी चीज़ें समझना है। तो समझते हैं, सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी को समझते हैं क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो कृषि होता है उसमें क्या होता है कि जब बुआई होता है, जब कटाई होता है, कटाई जानते हैं, बुआई मतलब बोना, कटाई मतलब काटना, निराई का मतलब होता है जो फसल है उसमें घास वगैरह कुछ उग गया उसको हटाना, और उसके बाद एक होता है गहाई। ये गहाई क्या होता है, तो अब देखिए निराई और गहाई जो है ना एक ही समय में होता है। ठीक है, और खाद वगैरह डालना ही शायद गहाई कहलाता है। तो ये सारी जो कार्य होता है, इन सभी कार्यों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम मिलता है। लेकिन मान लेते हैं बुआई खत्म हो गया, कटाई खत्म हो गया, तो क्या काम मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। यानी जो गांव होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ साल के कुछ ही महीनों में आपको काम मिलता है और बाकी महीनों में काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि पर यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। ओके, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि एक छोटा सा खेत है और इसमें एक परिवार काम कर रहा है। तो एक है पिता काम कर रहे हैं और उनकी बीवी यानी कि माता काम कर रही है। अब उनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे 18 वर्ष के हैं और एक है 20 वर्ष का बच्चा, यानी लड़का है, दोनों ही लड़का है। तो ये दोनों ही लड़के क्या कर रहे हैं, इसी खेत में काम कर रहे हैं। ये दोनों पहले से ही इस खेत में काम कर रहे थे, खेती छोटा है, ये दोनों इसी खेत में काम कर रहे थे। और जब ये दोनों काम कर रहे थे पति पत्नी, तो इस खेत में अनाज हो रहा था 60 केजी। कितना अनाज हो रहा था? 60 केजी। अब चूंकि इनके दोनों ही लड़के जवान हो चुके हैं, तो दोनों लड़के इस खेत में काम करेंगे। दोनों ही लड़के इसी खेत में काम कर रहे हैं। खेत तो उतना ही है और काम भी उतना ही है, लेकिन इनके माँ बाप और इनके दोनों बेटे सभी मिलके इसी खेत में काम कर रहे हैं। क्या अनाज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, फिर से 60 केजी ही होगा। यानी ये जो 2 आदमी अलग से लगा हुआ है, ये बेकार में लगा हुआ है। अगर इसको हम हटा दे तब भी अनाज में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी वे दिख तो रहा है काम करते हुए, लेकिन एक्चुअल में बेरोजगार है। इस तरह की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वह बेरोजगारी जिसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी काम करते हुए दिखता है, परंतु उनके द्वारा किया हुआ योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने जो भी काम किया उससे फसल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो खेती के उत्पादक में कोई कमी नहीं आएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी मतलब पढ़े लिखे लोग, जैसे कोई मैट्रिक कर लिया, स्नातक मतलब ग्रेजुएट है, स्नातक का मतलब होता है वो आगे पढ़ते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब मैट्रिक कर लिया, उसके आगे की पारी स्नातक को डिग्रीधारी है, ग्रेजुएट कर चुका है, लेकिन उसको कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार पाने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति को हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्र में ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी है। तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और साथ ही साथ मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलता है। बेरोजगारी का क्या प्रभाव है? बेरोजगारी से जनशक्ति की बर्बादी होती है, यानी कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है नहीं काम मिल रहा है तो बर्बादी है। क्या काम का है? अब युवक में निराशा आता है, हताशा आता है, बहुत सारे ऐसे केस आता है जिसमें नौकरी नहीं मिलने से जो बच्चे हैं आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खराब स्थिति होता है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होता है, लोग गलत काम धंधों में आ जाते हैं। तो ये सारा किसका परिणाम है? बेरोजगारी का ही दुष्परिणाम है। तो ये हो गया पूरा चैप्टर और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए थे, लेकिन कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाए। तो अगर आपके पास किताब है और आपको लगता है कि एनसीईआरटी का सवाल का जवाब अब भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए। जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, मैं उस खास सवाल का वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। और मेरा एक चैनल है अभी क्लासेस डाउट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन और आंसर अपलोड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। तो जो आप क्वेश्चन डाउट होगा, क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, उस डाउट क्वेश्चन को हम स्पेशल कवर अप करेंगे एक वीडियो में और अपलोड करेंगे अभी क्लासेस डाउट्स में। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा एक और चैनल अभी क्लासेस डाउट्स को, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी मजेदार वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।